हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और आज इस वीडियो के साथ हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले इसको रिलेट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चार जो हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये जो पहली तीन है इनसे आपका सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। और ये छोटे छोटे वर्ड्स लगते हैं, एक कंजम्पशन छोटा सा वर्ड है, जब आप इसको खोलोगे तो ये इतने सारे टॉपिक्स, तीन बड़े बड़े चैप्टर्स जो हैं इसमें निकल के आते हैं। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग अपनी लिमिटेड इनकम से और अपनी चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए मार्केट में जाके चीज़ों को खरीदते हैं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो ये कंज्यूमर थ्योरी है बेसिकली। इसमें हम बार बार यही पढ़ेंगे, आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर इसको समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट हमें सीखने होंगे। तो सबसे पहले यूटिलिटी वर्ड आपने सुना होगा शायद। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से मिलने वाली उपयोगिता, है ना। अब जैसे ये मार्कर है, यदि ये सही सही चल रहा है तो मुझे इससे यूटिलिटी मिल रही है, इससे उपयोगिता मिल रही है, मैं इसको रखूँगी, अदरवाइज़ इसको फेंक दूँगी। ठीक है, तो मेरी ज़रूरत क्या थी? लिखना। ठीक है, और ये मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब यूटिलिटी क्या हो गई? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी समझते हो ना, जो भी चीज़ मार्केट में मिलती है वो कमोडिटी होती है। ठीक है, जिसकी प्राइस होती है वो कमोडिटी होती है। तो किसी भी चीज़ की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है, किसी ज़रूरत को पूरा करने की शक्ति, तो वो जो है यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एडिटिव होती है, तो उसको हम डिटेल में फिर पढ़ लेंगे। या आप ये सब चीज़ों की एक एक अलग अलग वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, क्योंकि मैं पीजी लेवल पे पढ़ाती हूँ, तो अलग अलग भी बहुत डिटेल्ड वीडियोज़ भी पढ़ी हैं। तो आप यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कम समझ में आए तो आप बड़ी ईजीली जा सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूँगी। ठीक है, अब यूटिलिटी को हम मेज़र कैसे करें, है ना, मापे कैसे? तो दो तरीके हैं, एक कार्डिनल तरीका है और एक ऑर्डिनल तरीका है। कार्डिनल तरीका दिया अल्फ्रेड मार्शल जी ने और कुछ उनके साथ के लोग थे। तो और ऑर्डिनल तरीका बाद में हिक्स ने और सैमुअल्सन वगैरह ने इस पे काम किया। तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब नंबर्स में मेज़र करना। जब यूटिलिटी को हम नंबर्स में, मेरे पास दो मार्कर हैं, मैं कहूँ ये बहुत अच्छा चलता है तो इसको मैं 10 में से 9 नंबर देती हूँ, इसको मैं 10 में से 5 नंबर देती हूँ, मान लो। तो ये हो गया कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, आप वीडियोस देख रहे हो, यदि आप इस तरीके से कि भी ये मैडम 10 में से 2 नंबर, ये सर 10 में से 9 नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब आप कार्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल का ये चैप्टर, यहाँ तक हम लगातार कार्डिनल यूटिलिटी पे काम करेंगे। ठीक, और ये चैप्टर दूसरा जो बाद में आएगा वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताएगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब कि यदि जब आप रैंक दे दो, कि मान लो आपने 4 वीडियोस देखी हैं और आप ये कह दो ये वाली बहुत अच्छी थी, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, तो फिर ये आप ऑर्डरिंग कर रहे हो उसकी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। आप कार्डिनल यूटिलिटी में जब आप नंबर्स में माप रहे हो, तो मैंने मान लीजिए आपने हाइड एंड सीक का पहला बिस्किट खाया, पैकेट लिए, पहला बिस्किट खाया, ठीक, बड़ा मज़ा आया, तो वो हो गई उसकी इनिशियल यूटिलिटी, है ना, कि शुरुआती यूटिलिटी, फर्स्ट बिस्किट से जो आपको यूटिलिटी मिली वो इनिशियल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट से, मान लो आपने 5 खाए तो 5वें से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, वो मार्जिनल, ठीक, सीमांत, सीमा प्लस अंत, ठीक, सीमांत यूटिलिटी होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है जो पूरा पैकेट आपने खा लिया या पूरे 5 बिस्किट्स की यूटिलिटी जो होगी वो आपकी कहलाएगी टोटल यूटिलिटी। इसको और डिटेल में अभी हम ये 2 लॉज के साथ पढ़ेंगे। अब हम लोग करते हैं लॉज ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी के कौन से 2 नियम हैं। पहला नियम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है बेसिकली वो एक, आप ये कहें कि मदर नेचर का हमारा जो है बेसिक डिफ़ॉल्ट सिस्टम है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे वैसे आप उससे धीरे धीरे उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होता जाता है। आपको बहुत भूख लगी है, आपको बहुत प्यास लगी है, खाना शुरू करो, पीना शुरू करो, साथ के साथ अगली और अगली और अगली यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो
वो कम होता जाता है, ठीक है। तो उसी को हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं, ठीक है। अजम्पशन, इसका एक और नाम है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। वैसे ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, लेकिन उससे भी पहले इसका जिक्र जो है गॉसेन ने किया था, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन और इसको सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन कहते हैं। याद रखना ये वाली बात। कई बार डायरेक्ट यदि पूछ लिया जाए कि ये क्या है, खासतौर पे आपका CUET के अंदर ऐसा चांसेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ को याद रखना। तो हमने समझ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है। अब इसके अजम्पशन समझ लो। अब अजम्पशंस क्या होती हैं? अजम्पशन का मतलब कोई भी नियम, सोशल साइंसेज में कोई भी नियम जो है बनाने से पहले हमें कुछ मान्यताएं लेनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को अज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि भाई ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं समझा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही तो सबसे पहली बात हमने ये मान लिया कि हम हर चीज़ को नंबर दे सकते हैं। आप समोसा खा रहे हो, पहले समोसे से आपको कितना मज़ा आया, सेटिस्फेक्शन कितना मिला, दूसरे से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, तीसरे से, तो आप मेज़र कर सकते हो, आप माप सकते हो। तो ये है, और मापने का जो एक यूनिट दिया उन्होंने यूटिल्स दिया, ठीक है। और वैसे ये मनी के अंदर ही मेज़र होता है कि इतने यूटिल्स के बराबर इस चीज़ से हमें यूटिलिटी मिली। जैसे हम किलोमीटर में डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, है ना, भार को किलोग्राम में, तो वैसे ही इन्होंने अपनी यूनिट क्या रखी, यूटिल्स या मनी, ठीक। दूसरी बात है इस नियम के चलने के लिए कि भाई जैसे जैसे आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते जाओगे, जैसे अब डायरेक्टली ये समझते हैं कि बर्गर जो है, आपने 1 2 3 4 5 बर्गर खा लिए, अब आपकी हालत क्या हुई? पहले से आपको बड़ा मज़ा आया, 5 यूटिलिटी, 5 के बराबर यूटिलिटी मिली, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी? 5, ठीक है। एक बर्गर से आपको 5 के बराबर यूटिलिटी मिली, दूसरे बर्गर से आपको 4 के बराबर यूटिलिटी मिली, और टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 5 और 4 9। यदि 9 से आप चलोगे तो 9 में से, यानी 2 बर्गर्स की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 9। एक की कितनी है? 5। तो 9 में से 5 को घटाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। तो आपको दोनों तरफ से जाना आना चाहिए, आपको इधर से इधर और इधर से इधर जाना आना चाहिए, यानी कि कैलकुलेट करना आना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप सिर्फ इसको 1 मिनट दोगे आपको समझ आएगी। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप बर्गर और खाते जाते हो, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, ठीक। और ये कब होगा? यदि एक दिन एक बर्गर खाया, दूसरे दिन दूसरे, या एक वीक में एक खाया, दूसरे में दूसरा, कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। तो कब होगी? जब आप एक के बाद ऑन एंड ऑन, जैसे फ्री में मिल रहा हो जो है शादी में कहीं पे, तो आप एक और एक और एक और एक खाते जा रहे हो, तब आपको एंड में क्या होगा? उल्टियाँ लगेंगी, ठीक। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, ये हमारी थर्ड असम्पशन है कि मनी के अंदर हम इसको मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। यूटिल्स तो हमारा नाम है, तो मेज़र किस में कर रहे हैं? पैसे में। तो कोई भी चीज़ की यूनिट जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, हमेशा उतनी रहनी चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो वो हमेशा 1000 ही रहता है और हर जगह भी 1000 रहेगा। तो इसलिए हम मनी में काउंट कर रहे हैं, इसलिए मनी की अपनी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि अमीर और गरीब को 1 रुपये की ताकत दोनों के लिए बराबर है। मैं नहीं कह रही हूँ, थ्योरी कह रही है, अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि मनी जो है 10 रुपये मेरे लिए, 10 रुपये आपके लिए और 10 किसी भिखारी के लिए बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है इनकम एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। हम कांस्टेंट तो हर चीज़ को, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, हर चीज़ को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ता है। मैक्रो वेरी, यदि आप कांस्टेंट अज्यूम नहीं करोगे, सब चीज़ें हिलती रहेंगी, तो फिर आप किसी भी लॉ को नहीं बना सकते, क्योंकि ये सोशल साइंस है, ठीक। रैशनल कंज्यूमर बड़ा समझदार है, बहुत हिसाब से, ध्यान से अपने पैसे खर्च करता है, और जो है अपना जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत ध्यान से लेता है, ठीक है। अपनी सेटिस्फेक्शन को हाईएस्ट करना चाहता है, यही उसकी समझदारी का जो है एक सबसे बड़ा प्रूफ है, ठीक। ये समझ में आ गया टेबल हमने अभी समझाया था। इसी टेबल को प्लॉट करोगे, यहाँ पर हमने बर्गर रखे, लिखना ज़रूरी होता है, मैंने नहीं लिखा है, मेरे को 0 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर लिखो बर्गर, ठीक, या जो भी कमोडिटी, और यहाँ पर क्या लिखोगे? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। ये लिखना ज़रूरी है, ये बात याद रखना, ठीक। और
फिर आप इसको प्लॉट कर लोगे जैसे सिंपल हम प्लॉट करते हैं किसी भी ग्राफ को, और फिर ये जो है डॉट्स आप इस तरीके से आपकी कनेक्ट होंगी, तो ये टोटल यूटिलिटी आ गया आपका। यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, अगेन ये TU आप लिखोगे, नीचे लिखना टोटल यूटिलिटी और यहाँ पर लिखना मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनकी शक्लें कैसी बन गई देख लो, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। फ्री हैंड से बनाना कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार मेज़र करके ज़रूर बनाना। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बन गया। अब इनके बीच में कंपेयर करना है, इसको समझाना है, तो आप देखो कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है। कब तक बढ़ती रहती है? जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है? पॉजिटिव है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, ये अपने हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा। ये नेगेटिव होगी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, आपको उल्टियां लगनी शुरू हुई, तो क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी भी डाउन हो गई। अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, राइट। तो यही हमने रिलेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक। इसको समझ लेना बहुत आसानी से। और टोटल यूटिलिटी होती क्या है? जैसे जैसे आप मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी टोटल यूटिलिटी निकल आएगी, और टोटल यूटिलिटी में से पिछली यूनिट को घटाते जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी निकलती जाएगी, ठीक है। अब इसके अपवाद क्या हैं, यानी कहाँ पर ये नियम काम नहीं करता। तो यदि कोई म्यूज़िक लवर है तो एक के बाद एक बार जितना मर्जी आप उसको गाना सुनाओ, उसको और मज़ा आएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। जो भी आपकी हॉबी और हैबिट है वहाँ पर जो है आपकी यूटिलिटी जो है वो डाउन नहीं जाती है, वो हमेशा बढ़ती है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन हो गया। इक्विलिब्रियम जो है वो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बार बार इस्तेमाल होगा। इसको याद रखना है कि ये है पॉइंट ऑफ रेस्ट, यानी आपका एक संतुलन का बिंदु। संतुलन कब होता है? जब आप इधर उधर आपकी भटकना ख़त्म हो जाती है। जब आप इधर उधर नहीं भटकते हो, एक जगह जाकर टिक जाते हो, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? आप इसको समझिए कि मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हो, 500 रुपये आपके पास है, आप एक शर्ट खरीदना चाहते हैं, और 500 रुपये के अंदर आपको एक बेहतरीन शर्ट जैसी आप चाहते थे वैसी चीज़ मिल गई। अब आप उसको बदलने तो नहीं जाओगे ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी इनकम, आपकी प्राइस, आपकी चॉइस सब कुछ मैच हो रही है, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कई बार मार्केट से अपन बहुत खुश आते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हमारे बजट के अंदर मिल गया। वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इसको यहाँ से पढ़ लेना कि आप अपनी चॉइस में अब कोई चेंज नहीं बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम पे आ गए हो। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, तो अजम्पशंस वही हैं जो हमने पहले की हैं कि हम बहुत सियाने हैं, स्मार्ट हैं, हमें पता है कि भाई जो चीज़ हम 100 रुपया दे के 25 रुपये वाली चीज़ नहीं लेके आएंगे, ठीक है। 100 रुपये में 200 की भले ले आएँ, लेकिन उससे कम की नहीं लेके आएंगे। दूसरी बात है, यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, हमें गिनना आता है, 1 2 3 देना आता है। फिर जैसे जैसे हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते जाएंगे, हमारी सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट है, ये मैं आपको पहले समझा के हटी हूँ। प्राइस, इनकम सब कांस्टेंट रहेगा। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी इज़ 1 यूटिल। यूटिल्स में हमने काउंट करना है, और 1 यूटिल 1 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। तो मॉनेटरी टर्म्स में ही इन अ वे आप ये कह सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी को मार्शल ने मॉनेटरी टर्म्स के अंदर ही काउंट किया, इसीलिए हम इसकी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। अज्यूम का मतलब समझते हो ना? अज्यूम का मतलब ये चीज़ें तो हमने मान ली, हो ना हो डजेंट मैटर, ठीक है। ये चीज़ हम पहले इसे मान के चलते हैं कि ऐसा ही होगा। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही मानना होता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो 2 केसेस इसमें हम पढ़ते हैं। एक 1 कमोडिटी केस, तो बेसिकली ये है थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन कि हम ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी इनकम में से एक ही चीज़ को खर्च कर रहे हैं, एक ही चीज़ को खरीद रहे हैं। जब आप सिर्फ समोसा ही खरीद रहे हो तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पे आपको जो समोसे से मज़ा आ रहा है ना, जो आपका, ठीक है, वो और उसकी कीमत दोनों बराबर हो जाएंगी, तो आपने समोसा और खाना बंद कर देना। आप ये देखिए, पहला समोसा खाया 15 के बराबर, आपको बहुत भूख लगी थी, बहुत मज़ा आया, ठीक है। दूसरा खाया 12 के बराबर, तीसरा खाया, कम होता गया, जो हमने यहाँ कहा था। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती जा रही है जैसे जैसे आप समोसा खाते जा रहे हो, लेकिन
चाहे आपने समोसा खरीद के और फेंकना ही हो नाली में, लेकिन उसके देने तो कितने रुपए पड़ेंगे? 10 रुपये का आता है तो 10 रुपये ही देने पड़ेंगे, राइट ना। तो सभी समोसों की प्राइस सेम रहेगी, आपको यूटिलिटी जितनी भी मिले। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कितने समोसे लेने हैं। तो मैं कब कहाँ पे जाके बंद करूँगी समोसा खाना? जहाँ पर मुझे 10 रुपये, क्योंकि यहाँ पर मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो मेरा जी करेगा एक और ले लूँ। जैसे सेल लगी हो तो हम एक की जगह 2 चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई यहाँ से मतलब ये चीज़ की वर्थ ज़्यादा है और प्राइस कम है, तो हम एक और ख़रीदते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से, लेकिन जब 2 के बाद या 4 के बाद जहाँ पे हमें लगे कि बस इतना तो बहुत है, तो वहाँ पे जाके आप क्या करते हो? खरीदना बंद करते हो। तो यानी इस गिवन सिचुएशन में मैं 3 समोसे खरीदूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर है। अभी इसको डायग्रामेटिकली देखना हो तो आप ये देखो, यहाँ पर समोसा रखना है, याद रखना है, ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कौन से डायग्राम में, यदि डायग्राम में आपने ये नहीं लिखा, लेबलिंग नहीं की, तो आपके नंबर नहीं आएंगे, उसको गलत समझा जाएगा, ये सिर्फ लाइंस रह जाएंगी। तो यहाँ पर आपने समोसा लिखना है, यहाँ पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आएगी, ठीक है। अब ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये हमने इसी को ड्रॉ किया है। अब प्राइस कैसे है? प्राइस 10 पे बराबर है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस भी है ना इस साइड पे, तो प्राइस 10 है, तो 10 पे ये सीधी लाइन ही आएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस हर एक की बराबर है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, 10 = 10 हो जाएगा, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर हम कितने समोसे खा रहे हैं? 3 समोसा। तो ये आ गया सिंगल कमोडिटी केस समझ में। अब एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में तो हम लाइफ में एक से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक साथ, तो तब हम कैसे अपने पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करें या इक्विलिब्रियम अटेन करें। तो उसका जो फॉर्मूला प्रोफेसर मार्शल बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जितनी भी चीज़ें खरीद रहे हैं उन सब की ये वाली इक्वेशन को, ये वाली जो रेशो है उसको बराबर करना है। क्यों बराबर करना है? क्योंकि देखो, मार्जिनल यूटिलिटी, आप एक मान लीजिए एक एक्स कमोडिटी एक वाई कमोडिटी है, दोनों 2-2 रुपये की आ रही हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, तो 2 रुपये में पहले आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? एक्स वस्तु को खरीद रहे हो तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 5, ठीक है। वाई को खरीद रहे हो तो कितनी मिल रही है? 4, ठीक है। तो आप पहले किसको खरीदोगे? नेचुरल है, जहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है उसी को खरीदोगे। क्यों? क्योंकि 5/2 4/2, तो कहाँ पर ज़्यादा है? आपका रेशो ये ज़्यादा है। तो ये देखो, जहाँ पर जब तक आपकी इसकी रेशो ज़्यादा है, ये वाली रेशो ज़्यादा है, तब तक आप क्या करोगे? अब ऐसी सिचुएशन है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपने 2 और 2 4 रुपये खर्च कर लिए। पहले रुपये आपने 2 रुपये किस पे खर्च किए? इस पर, दूसरे 2 इस पर, तीसरे 2 मान लीजिए। आप इस पे करोगे क्या इस पे करोगे? आप नेचुरल है इस पे करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ से यूटिलिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, 4 > 3, ठीक है। तो इसलिए जैसे यहाँ पर जब 4/2 और 3/2, ज़्यादा क्या है? 4/2 है, ठीक है। 4/2 > 3/2, तो आप एक्स नेक्स्ट वाला जो यूनिट खरीदोगे वो किसका खरीदोगे? एक्स का कि वाई का? क्यों? क्योंकि एक्स से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्स की परचेज में ज़्यादा है, इसलिए हम किसको खरीदेंगे? एक्स को ही और खरीदेंगे। और यहाँ पर आके हमारी देखो मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की बराबर होगी। तो यानी कि जब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप इन रेशियोज़ को बराबर करोगे, ठीक है। यहाँ पर प्राइसेस सेम है, आप ये भी कह सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये भी चल जाएगा आपका। लेकिन जब प्राइसेस अलग अलग हों तो आपको ये रेशियो ही लिखनी पड़ेगी। जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी यूटिलिटी को हम मेज़र कर रहे थे नंबर्स में, जो कि आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए जो हिक्स थे और उसके बाद के जो इकोनॉमिस्ट थे, J.R. हिक्स एंड एलन है या स्लट्सकी हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने आगे काम किया ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पर। यानी हम ऑर्डरिंग करेंगे, जो चीज़ हमें पसंद आती है उसको हम सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, यानी एक हायरार्की बना सकते हैं, हम प्रेफरेंस स्केल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए उसके भी थ्रू हम कहाँ पहुँचेंगे? याद रखना है,
हमारा इस पूरी थ्योरी को पर्पस क्या है कि एक व्यक्ति अपने इनकम को किस तरीके से खर्च करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो पर्पस पूरे दूर तक वही रहेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम कहाँ पहुँचेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुँचेंगे। तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं। पहला टूल क्या है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कि लोकस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच यील्ड्स सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि दो कमोडिटीज़, दो गुड्स ले ली, बर्गर और पेस्ट्री, उनके वो सारे कॉम्बिनेशंस जिनसे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इक्वल सेटिस्फेक्शन यानी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे एक बर्गर के साथ 12 पेस्ट्री दे दो या 3 बर्गर के साथ मुझे 5 पेस्ट्रीज़ दे दो और 5 बर्गर के साथ आप मुझे 2 पेस्ट्रीज़ दे दो। मुझे इस सारे कॉम्बिनेशंस में कोई भी फ़र्क नहीं, ये तीनों कॉम्बिनेशन मेरे लिए समान संतुष्टि रखते हैं, समान सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है। ये देखो, अब इसको रियलिटी के ऊपर मत लेके आओ, ये कॉन्सेप्ट है और इसको समझ लीजिए पहले। एक बार थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या कह रहे हो आप, लेकिन ऐसा होता है, हम इंडिफरेंट होते हैं कई सारी बंडल्स ऑफ गुड्स के बीच में, तो ये उस तरीके की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आईसी बन गया। ये हमने कैसे बनाया, यहाँ पर हमने बर्गर रख लिया, यहाँ पर हमने पेस्ट्रीज रख ली, ये सारे कॉम्बिनेशंस हमने बना के और उसको पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो ये एक लोकस बन गया और उस लोकस को हम क्या बोलते हैं, आईसी कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है इसको आपने अच्छे से मन से समझ लेना है, क्योंकि इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हमें ये सारी चीज़ें ईजीली समझ आ जाएंगी। अब ये प्रॉपर्टीज़ करनी है हमने कि आईसी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, आईसी। तो आईसी की प्रॉपर्टीज़ है, पहली बात है कि ये नेगेटिव स्लोप होगा। क्यों नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि बात ये है कि हमने कहा है कि सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अब सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हो तो एट द सेम टाइम आप दूसरी चीज़ को घटा रहे हो, तो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप ही होगी। देखो, पॉजिटिव स्लोप कब होती है, जब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये स्लोप को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव स्लोप कब होती है, जब एक बढ़े तो दूसरा घटे। यदि आप x को बढ़ा रहे हो तो y को आपको घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें, क्योंकि हमने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना नहीं है, यदि मैं 2 बर्गर के साथ आपको 10 पेस्ट्रीज दूंगी तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा ना, तो हमें बढ़ाना नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब इसको हम बढ़ा रहे हैं तो एट द सेम टाइम इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये नेगेटिव स्लोप में ही पॉसिबल है। यदि हम स्लोप ऐसी बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं या ऐसी बनाते हैं तो सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन सेम नहीं रहेगा। तो सेम तभी हो सकता है जब जितनी यूटिलिटी आपकी कम हुई है उतनी ही यूटिलिटी आपकी बढ़ानी भी पड़ेगी। ठीक, तो नेगेटिव स्लोप होगी, ये क्लियर हो गया। नेगेटिव स्लोप कैसी होगी, यानी कि ये ऐसा होगा। ठीक, अब ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। अब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, अब जो नेगेटिव है वो भी 3 तरीके का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ऐसा, 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 तीनों नेगेटिव हैं, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। इसको ड्रॉ करके देखा करो, ड्रॉ करोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज़ यूँ लगेगा कि मैडम पढ़ा के आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। जब तक आप खुद पेन और पेपर लेके करके नहीं देखोगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस नेगेटिव, माइनस प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो एक चीज़ को बढ़ाओ एक चीज़ को घटाओ, आपका अपने आप नेगेटिव स्लोप बनेगा। पर फिर भी 3 तरह की स्लोप्स आती हैं। तो अब ये कहता है कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स ही होगा। क्यों कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि जब आप एक बर्गर के लिए पेस्ट्रीज, एक और बर्गर लेना है ना आपने, तो पेस्ट्री को जब आप छोड़ रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, घटाना तो पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमें सेटिस्फेक्शन सेम चाहिए। तो इसलिए आप जब एक चीज़ को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज़ को घटाना भी पड़ता है। पर आपका घटाने का जो तरीका है, सेक्रीफाइस का तरीका है, वो क्या है कि लगातार आप अपने सेक्रीफाइस को कम करते जा रहे हो। देखो, पहले आप 4 पेस्ट्रीज एक बर्गर के लिए छोड़ने को तैयार थे, फिर आपने नेक्स्ट यदि तीसरे बर्गर के लिए आपने 3 ही जो है पेस्ट्रीज़ को छोड़ा। इसी तरीके से एंड तक आते आते जब आपके पास पेस्ट्रीज़ कम होगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। जो चीज़ आपके पास से जाने लगती है ना ज़िंदगी में, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब आप उसको
संजो के रखोगे, आप अब उसको वापस नहीं करोगे और ज़्यादा नहीं दोगे, ठीक है। तो फिर एंड में क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो जब ये वाला शेप बनेगा आपका 4 3 2 1, तो जो है आपकी आईसी की स्लोप कॉन्वेक्स हो जाएगी। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिन की तरफ, ये वाले पॉइंट की तरफ झुका हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर तो कांस्टेंट चल रहा है ये, ठीक है, ये कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है हर बार, यहाँ पर घट रहा है, तो ये वाली शेप होगी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। तीसरी चीज़ है कि जैसे जैसे आईसी आपका ऊपर जाता जाएगा, ऐसे 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 ऊपर जाता जाएगा, वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारी अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है कि मोर इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, कि जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तभी तो सेल पे जाते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हो तो आपको एक्स और वाई ज़्यादा मिल रहा है, ये भी ड्रॉ करके देखो, आपको समझ आएगा। तो हायर आईसी विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आईसीज नेवर कट ईच अदर। क्यों नहीं कट करेंगे, इसका जवाब भी यहाँ पर है। क्या है कि भाई एक जो इंडिफरेंस कर्व है वो सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इन सारे पॉइंट्स पे ए बी सी डी ई पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब जो चीज़ सेम मिल रही है, ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई एक्स लेवल है, वो मिल रहा है। अब यदि आप कट करना चाहते हो किसी लाइन को, है ना, इस लाइन, ये मेरा एक आईसी है, इसको मैं कट कैसे करूँगी? कट तब करूँगी जब मैं ऊपर जो है से शुरू करूँगी। ऊपर से शुरू करती हूँ तो यहाँ पर मेरा इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। यदि मैं इस पॉइंट पे आती हूँ, कट करती हूँ, तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, जो कि कम है कंपैरेटिवली। ऊपर तो कम था ना ये, ठीक है, इसको भी बना के देखना। और यदि इससे नीचे जाती हूँ तो प्रॉपर कट डलेगा, कट तभी डलेगा। तो यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो कम, जब नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये सेटिस्फेक्ट, तो एक ही आईसी पे हमारा सेटिस्फेक्शन एक्स वाई जेड नहीं हो सकता, क्योंकि आईसी का मतलब ही है सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर बराबर और यहाँ पर कम, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कट नहीं करेगा। और ये कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। एक्सेस को टच करने का मतलब होता है बेटा कि आप इसको टच करना या इसको टच करना, ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने फिर अगेन कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़, जैसे ये टच करता है तो यहाँ पर x 0 हो गई, ठीक है, यहाँ पर x 0 होगी, यहाँ पर y 0 हो गई। तो आपको दो कमोडिटीज़ चाहिए, तो इसलिए ये जो है टच नहीं करेगा एक्सेस को। तो ये सारी आईसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है बजट लाइन। और बजट लाइन ये बताती है कि आपकी प्राइस और इनकम के गिवन होने पर आप दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। तो ये बर्गर और पेस्ट्री, अगेन हमने वही एग्जांपल लिया है। तो अब हमने वो ख़रीदनी है और हमारे पास पता है बर्गर जो है वो पुराने ज़माने का 4 रुपये का बर्गर आ रहा है, पेस्ट्री आ रही है 2 रुपये की, जितनी मर्जी खरीद लो। 20 रुपये आपके पास टोटल हैं। टोटल 20 रुपये होने पर आप 0 बर्गर यदि खरीदते हो, कोई बर्गर आप ना खरीदें, तो पेस्ट्री कितनी आ जाएंगी? नेचुरल है 10 आ जाएंगी, ठीक है, 10 पेस्ट्रीज आराम से आ जाएगी 20 रुपये के अंदर। इसी तरीके से यदि जैसे आप एक बर्गर खरीदते हो तो पेस्ट्री कितनी आएंगी? 8 आ जाएंगी, क्योंकि 8 दूनी 16 और 4 एकम 4, ठीक है, 4 1 जा 4, तो कितने हो गए आपके? 20 रुपीज़ हो गए, 16 और 4, ठीक। तो इस तरीके से आप सारे कॉम्बिनेशंस बड़ी इजीली बना सकते हैं। आप अपना कोई एक 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके और फिर इसको बना के देखें, आपको समझ आएगा। लेकिन यहाँ बजट लाइन बनाने के लिए हमें 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया कि 0 बर्गर, तो यहाँ पर 0 बर्गर है, इस पूरी लाइन पे बर्गर क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ पे 1 बर्गर आता है, ये 0 है, ठीक। तो ये हमने पेस्ट्रीज काउंट कर ली, कितनी आ रही हैं? 10। तो ये वाला हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, ठीक है। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है? जहाँ पर हम पेस्ट्री को 0 खरीद रहे हैं, एक भी पेस्ट्री ना खरीदें। इस पूरी लाइन पे पेस्ट्री 0 है, तो आप कितना बर्गर खरीद सकते हो? 5 बर्गर खरीद सकते हो, क्योंकि 5 4 20। तो आप
यहाँ पर आपके 20 रुपये ख़त्म होते हैं। हमारी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इस बजट लाइन पे पूरे के पूरी आपकी जितनी भी इनकम है वो खर्च होनी चाहिए। यानी आप हाथ में कुछ लेके नहीं जाते हो, सारा पैसा खर्च करके जाते हो। तो यहाँ पर आपने कितने बर्गर खरीदे? 5 बर्गर खरीदे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये आपकी बनी बजट लाइन। और ये बजट लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब फिजिबल हैं, यानी उन सब पे आप परचेजिंग कर सकते हो, सब पे 20 रुपये खर्च हो रहे होंगे। ये सारे कॉम्बिनेशंस अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे। आप घर पे करके देखना अपने आप से, एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। तो ये जो है ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा बजट कॉन्स्टेंट है, ये हमारी चादर है जिसके अंदर हमने पैर पसारने हैं। यहाँ से कोई भी आप परचेज कर सकते हो। ये वाली चीज़ आपके लिए फिजिबल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन आप नहीं खरीद सकते हो क्योंकि आपकी जेब में इसके लिए पैसा ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बजट कॉन्स्टेंट। px इंटू एक्स, ठीक है, py इंटू वाई इक्वल्स टू m यानी आपकी इनकम, ठीक है। तो ये आपका बजट कॉन्स्टेंट बन गया। अब इसमें शिफ्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चेंज कैसे होती है। मान लीजिए 20 के बजाय मैं आपको 20 रुपये और दे दूँ तो क्या होगा? आपकी बजट लाइन पहले ये थी, ठीक, अब आपको 20 रुपये और दे दिए तो किधर को हो जाएगी बजट लाइन? यानी अब आप ज़्यादा 10 की जगह 20 पेस्ट्री और 5 की जगह 10 बर्गर खरीद सकते हो। तो बजट लाइन क्या हो जाएगी? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आपने कमोडिटीज़ की तरफ देखना है, इसको समझ के करना है बेटा। और यदि मान लीजिए मैं आपसे 10 रुपये वापस ले लूँ तो क्या होगा? आप बड़ी इजीली बता सकते हो। आप पहले से कम पेस्ट्री और पहले से कम बर्गर खरीद सकते हो, तो इसलिए ये पीछे की तरफ जाएगी। समझ आई ये मूवमेंट? अब इसी तरीके से यदि एक चीज़ की प्राइस में चेंज होता है, दो चीज़ों से ही बनी है ना ये, प्राइसेस से और इनकम से। तो यदि प्राइस और इनकम में चेंज होगा तो ये जो है अपनी जगह भी चेंज करेगी। अब मान लीजिए बर्गर की प्राइस चेंज हो जाए, बर्गर जो है सस्ता हो जाए, 2 रुपये हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी बजट लाइन थी। मान लो इनिशियली हम यहाँ पर थे, अब बर्गर सस्ता हो गया है। सस्ता होने का मतलब क्या कि आप उसको अब डबल खरीद सकते हो, ठीक है। तो यही पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पेस्ट्री की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बर्गर जो है वो सस्ता हो गया, अब आप बर्गर ज़्यादा खरीद सकते हो। तो इसी तरीके से पेस्ट्री का भी चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। पर ये एक्सरसाइज चाहती है कि आप अपना पेन पेपर लेके खुद करें। तो समझ लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? तो ये आपके इंडिफरेंस कर्व आपके डिज़ायर्स को बताते हैं कि आप क्या चाहते हो। साइकिल चाहते हो, स्कूटर चाहते हो, कार चाहते हो, हेलीकॉप्टर चाहते हो। अब मैं तो हेलीकॉप्टर चाहती हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मेरा बजट कॉन्स्टेंट, कि मेरे पास मेरी इनकम से मैं सिर्फ स्कूटर ही खरीद सकती हूँ। तो चाहूँ मैं इसको, लेकिन मुझे रहना किस पर पड़ेगा? मुझे जो है इस पर रहना पड़ेगा। कहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम होगा? जहाँ मेरी बजट लाइन और मेरी डिज़ायर्स, मेरा इंडिफरेंस कर्व दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे की स्लोप बराबर है। बराबर होना यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंडीशंस दो हैं इक्विलिब्रियम की। पहली बात है ये दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि आईसी जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, इस तरीके की शेप वाला होना चाहिए, तभी आपका एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। तो ये दो कंडीशंस जरूर लिख के आना। और यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम पे हम इतना एक्स और इतना वाई खरीदेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिमांड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो डिमांड थ्योरी में हम समझते हैं कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड किसी भी चीज़ की वो क्वांटिटी है जो कि हम एक निश्चित टाइम, प्लेस और प्राइस पर खरीदने को तैयार हैं। कि मैंने आपको कहा है कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस जगह पर आप मुझे ये प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए, मान लीजिए केक पहुंचा दीजिए। तो ये मेरी डिमांड है। यदि केक की सिर्फ मुझे इच्छा हो रही है कि मुझे केक खाना है, तो वो डिमांड नहीं है। डिमांड तब है जब मैं उसको कह दूं कि हाँ जी इतने रुपए वाला केक इतना मेरे घर पहुंचा देना। तो ये जो है वो डिमांड कहलाती है। समझ आया? अब है इंडिविजुअल डिमांड। यदि मैंने केक की डिमांड की है तो ये है एक व्यक्ति की डिमांड, तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी। मार्केट की डिमांड है कि देश जो है पूरे शहर में आपके कितने लोग हैं और वो लोग कितने केक की डिमांड कर रहे हैं, वो केक की मार्केट डिमांड होगी, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि जब आप केक की प्राइस के साथ केक की डिमांड को एसोसिएट करते हो, भाई इतनी प्राइस पर ये डिमांड हो रही है, इस प्राइस पर इतनी, इस प्राइस पे इतनी, इस प्राइस पे इतनी, तो ये डिमांड शेड्यूल बन जाता है, ठीक है।
फिर डिमांड कर्व की बात करोगे, जब आप इस शेड्यूल को ड्रॉ कर दोगे तो ये आपका कहलाएगा डिमांड कर्व, ठीक है, डीडी डिमांड कर्व बन जाएगा। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन में आप वो सारी चीज़ें रखोगे जो कि डिमांड को प्रभावित करती हैं। जैसे डिमांड जो है फंक्शन है, डिमांड ऑफ एक्स, इसको कैसे बोलेंगे? डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ, यानी उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। यदि केक की बात कर रहे हैं तो केक की कीमत कितनी है इस पर डिपेंड करेगा कि मैं उसको कितना ख़रीदा जाएगा। फिर केक के अलावा जो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं या कोई और चीज़ है, तो उस चीज़ की, या कोई और मीठा है तो उसकी प्राइस कितनी है, उस पर भी केक की डिमांड डिपेंड करेगी। फिर आपकी इनकम कितनी है, इनकम यदि ज़्यादा है तो यू डोंट बॉदर, ठीक, तो इसलिए इनकम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक। और फिर टेस्ट है, आपको केक अच्छा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस पर भी डिपेंड करेगा। साइज़ ऑफ मार्केट कितना बड़ा है, छोटे से गांव में कोई भी बेकरी नहीं खोलेगा क्योंकि पता है कि मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। इसी तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम, यदि बहुत लोग गरीब हैं, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, तो वहाँ पर मार्केट अलग तरह का खुलेगा। यदि बहुत लोग अमीर हैं तो वहाँ मार्केट और तरीके का होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिमांड को जो है अफेक्ट करती हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड को समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को समझता है, ठीक है, समझाता है कि डिमांड ऑफ एक्स जो है वो प्राइस ऑफ एक्स पर डिपेंड करती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हमने पीछे कहा था कि डिमांड जो है वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है, लेकिन यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि बाकी सारी चीज़ें जैसे हैं वैसे की वैसी रहेंगी, यानी उनको हम स्टैंड स्टिल कर देंगे, स्टैचू खेलेंगे उनके साथ। उनको स्टैचू करने के बाद प्राइस में जो भी चेंजेस होता है उसको डिमांड कैसे रिफ्लेक्ट करती है, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। वो कहता है कि यदि प्राइस बढ़ती है किसी चीज़ की तो हम उसको कम खरीदेंगे, और यदि घटती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, ठीक है। अब ये उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ पर हमने बता दिया कि डी मतलब डिमांड है और पी मतलब प्राइस है, ठीक है, और एक्स जो है मतलब बर्गर ले लिया यहाँ पे हमने। तो बर्गर की प्राइस यदि 50 रुपया है तो हम उस एक बर्गर खरीद रहे हैं, यदि 30 हो गई तो हम 3 बर्गर, और 20 हो गई तो हम 4 बर्गर खरीद रहे हैं। यानी जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्गर खरीदते जा रहे हैं। अब इसको प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन के आ जाएगा, प्लॉट करके देखना खुद से, ठीक। अब बात ये है कि ये इस तरीके का क्यों बना, ऐसा रिलेशन है क्यों। ये बात याद रखना कि वो सारी चीज़ें जो हमने फैक्टर्स यहाँ लिखे थे ना, उन सबको हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि वो चीज़ें अपनी जगह से हिलेगी नहीं। वो चीज़ साथ में यहाँ पर मेंशन करना है यदि ये क्वेश्चन आता है तो। और ये अब सवाल ये आता है, अक्सर ये पूछा जाता है यदि पेपर थोड़ा सा भी टफ हो, कि इसकी स्लोप ऐसी क्यों होती है, ये इसकी शक्ल ऐसी क्यों है। स्लोप का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज को बर्गर की डिमांड हम किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। यानी बर्गर सस्ता हो गया तो हमने उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, कितना ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी ये शेप ऐसी बनेगी या कैसी बनेगी, ठीक है। तो इसमें चेंजेस करके और इसको बना के देखना, फिर आपको एकदम सही समझ में आ जाएगा। अब ये इसके रीज़न ध्यान से समझना। सबसे पहली बात है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे कोई चीज़ महंगी होती जाती है तो वो जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी घटती जाती है। जैसे हमने एक बर्गर खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा खाया, अब हमें संतुष्टि कम मिल रही है तो हम प्राइस पे कम ऑफर करना चाहेंगे, तो इसलिए ये डाउनवर्ड होता है। इनकम इफेक्ट कहता है कि जैसे जैसे कोई चीज़ सस्ती होती जाती है वैसे वैसे कुछ पैसे जो है वो बचते जाते हैं हमारी पॉकेट में। मान लो 50 रुपए के बर्गर की बजाय आप 20 रुपए का बर्गर हो गया तो 30 रुपये आपकी पॉकेट में बच गए, तो 30 रुपये आपकी पॉकेट में बच गए, उनसे आप और बर्गर खरीद सकते हो। तो इसलिए जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होती जा रही है, ये बेसिकली आप समझ क्या रहे हो, याद रखना हम ये समझ रहे हैं कि ये प्राइस के घटने के साथ ये बढ़ क्यों रहा है या इसके बढ़ने के साथ ये घट क्यों रहा है, इसका रिलेशनशिप
के कारण समझ रहे हैं। तो इनकम इफेक्ट समझ आ गया कि हम जैसे जैसे और सस्ता होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास और पैसे बचते जाएंगे जिनसे हम और बर्गर खरीद सकते हैं। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि बर्गर के साथ आपने मान लीजिए पैटीज़ खरीदनी थी, बर्गर सस्ता हो गया तो आपने पैटीज़ को छोड़ के बर्गर और ख़रीद लिए। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। कंज्यूमर ग्रुप, अभी जब मैगी बहुत महंगी थी तो गरीब लोग बेचारे मैगी का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन 5 रुपये नूडल आ गया, 5 रुपये मैगी आ गई तो कितने सारे लोगों ने हर घर में जो है मैगी बनना शुरू हो गया। तो कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाता है और एक चीज़ जब सस्ती होती है तो हम उसके और यूजेस करने, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं और काम भी ले सकते हैं ना, तरह तरह के काम जो पहले हम नहीं लिया करते थे। दूध सस्ता हो जाए तो हम दूध की खीर भी बना लेते हैं, मिल्क शेक भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह। कर्व प्राइस और डिमांड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों में, कुछ केसेस में ये चीज़ प्रूव नहीं हो पाती। हालांकि ये आम तौर पर 90% ऑफ टाइम ये हमेशा सही जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये नहीं काम करता है। जैसे नेसेसिटीज़ हैं जो हमारी बेहद ज़रूरी ज़रूरतें हैं। यदि मुझे वीडियो बनानी है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मुझे मार्कर तो चाहिए ना इस बोर्ड पे, तो मार्कर जितना भी महंगा हो जाएगा यदि मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसको परचेज़ करूंगी। तो ये मेरी नेसेसिटी है, ये मेरी ज़रूरत है। इसी तरीके से कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टिंक्ट करती हैं, डिस्टिंक्ट यानी कि बिल्कुल अलग दिखाती हैं। तो जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वो लोग महंगी चीज़ों को ज़्यादा और सस्ती चीज़ों को कम खरीदते हैं, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इग्नोरेंस, हमें पता ही नहीं, हमें लगता है कि भाई ये महंगी है मतलब अच्छी होएगी, ठीक, तो वो वाली जो थिंकिंग है वो हमारी अज्ञानता को, इग्नोरेंस को बताती है, तब भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। यदि हमें लगे कि भाई प्राइस आगे राइज होने वाली है, मान लीजिए 30 रुपये किलो नमक मिलता है, हमें लगता है कि भी नमक जो है वो 50 रुपये किलो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो है 40 रुपये पर भी और ज़्यादा नमक खरीदेंगे। हालांकि प्राइस ज़्यादा है लेकिन हम अभी भी ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि आगे मार्केट में ये और महंगा हो जाएगा। गिवन गुड क्या होती हैं? गिवन गुड एक स्पेशल टाइप ऑफ गुड है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहो तो इन सब के बारे में मैंने पहले भी बताया कि आप वीडियोस पे जा सकते हैं। गिवन गुड के बारे में यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी कि ये एक तरह की इन्फीरियर गुड्स होती हैं, घटिया किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये गरीब लोगों के कंजम्पशन का पार्ट होती हैं। इसलिए यदि और ज़रूरी होती हैं, जैसे खाना है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप घटिया सी चीज़ खाते हो कोई खाने के अंदर, क्यों खाते हो? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकें। अब वो चीज़ महंगी हो जाती है तो हमें क्या होता है, जो अच्छी चीज़ हम खा रहे थे वो हमें छोड़नी पड़ती है, ठीक। तो इस गिवन गुड एक ऐसी इस तरह के इन्फीरियर गुड्स है जिसके केस में आपका डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप हो जाता है, यानी कि नेगेटिव नहीं रहता है। यदि ये महंगी हो जाए तो और ख़रीदनी, और ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है इस पर, और ये सस्ती हो जाए तो इस पर खर्च घट जाता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। देन कम्स आपके जो डिमांड कर्व में चेंजेस आते हैं उसकी बात करते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। नाम से लगता है दोनों एक जैसे हैं लेकिन अंतर है। जैसे कि यदि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यदि अलोंग द डिमांड कर्व, ये है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब आपका डिमांड कर्व पे मान लीजिए आप यहाँ पर हो, यदि आपकी प्राइस बढ़ गई तो क्या हो गया, डिमांड घटी ना। प्राइस यदि बढ़ी है, यहाँ पर प्राइस है ना इस साइड पे, तो प्राइस बढ़ी डिमांड घटी, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। यदि प्राइस घट जाए और डिमांड बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वो वर्ड्स हैं जो कि डिमांड कर के अंदर ही चेंजेस, जब प्राइस में चेंज आता है, यहाँ पर क्या होगा, प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आ रहा है तो हम कहते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान से दोबारा से समझो कि इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है तो वही कि डिमांड बढ़ी तो इंक्रीज, डिमांड घटी तो डिक्रीज। लेकिन कब, जब कोई और चीज़ में, मान लीजिए आपकी इनकम में इजाफा हो गया, इनकम बढ़ गई, तो इनकम के बढ़ने की वजह से प्राइस इतनी ही है
लेकिन अब आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो क्योंकि आपका डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि अब आपकी इनकम बढ़ गई है या किसी वजह से आपकी इनकम कम हो गई या कोई और कारण हो गया। यानी प्राइस के अलावा किसी भी और रीज़न से यदि डिमांड बढ़ती और घटती है तो वो इंक्रीज डिक्रीज और प्राइस की वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ में चेंज होने से दूसरी चीज़ पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो उस चेंज को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, ये इलास्टिसिटी होती है। जैसे मान लीजिए आप एक रबड़ बैंड को जो है खींचेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे, फोर्स कर डालेंगे तो वो खिंच जाएगा, लेकिन पेन को यदि खींचेंगे तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये इलास्टिक नहीं है, लेकिन रबड़ बैंड इलास्टिक है। अब यहाँ पर डिमांड के अंदर इस कॉन्सेप्ट को कैसे फिट करना है। डिमांड भी बढ़ती और घटती है। देखो, नमक की यदि सेल लग जाए, आप नमक ज़्यादा खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। लेकिन यदि कपड़ों की सेल लगती है, शूज़ की सेल लगती है, तो हम भाग के जाते हैं और ज़्यादा खरीद के लाते हैं। इसका मतलब नमक की डिमांड इलास्टिक नहीं है, लेकिन जो शूज़ की और कपड़ों की डिमांड क्या है? इलास्टिक है। समझ आया? ठीक। तो डिमांड जो है वो किस से इफेक्ट होती है? प्राइस से। तो हम उसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। यदि यहाँ पर हम इनकम रख लेते तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाता, ठीक है। तो ये इस तरीके से चेंज हो सकता है, लेकिन हम लोग इस समय प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। भूल के भी उल्टा मत लिखा ना। जो जिसमें चेंज पहले आ रहा है, किस में चेंज पहले आ रहा है? प्राइस में। प्राइस में चेंज आने से डिमांड में जो चेंज आया उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है कि जो इनिशियल जो चेंज आया क्वांटिटी में और इनिशियल क्वांटिटी थी, जो चेंज आया प्राइस में और जो इनिशियल प्राइस थी, उन दोनों का रेशो है और इसको सॉल्व करके हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब डिग्रीज की बात करें, हर एक चीज़ का अलग अलग इम्पैक्ट है। जैसे मैंने नमक और कपड़ों का एग्जाम्पल दिया, तो इलास्टिसिटी 0 भी होती है। अब मान लीजिए कि हार्ट अटैक के लिए जो इंजेक्शन लगता है, जो मेडिसिन है, वो डबल रेट हो जाए, तो क्या आप उसको यूज़ नहीं करेंगे? आप तो क्यों ही करें, पर जिसको ज़रूरत है वो तो इसको इस्तेमाल करेगा ना। तो इस तरीके से इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसको आप बढ़ाया घटा नहीं सकते हैं। जो भी प्राइस है, महंगा है तो महंगा खरीदना पड़ेगा, सॉरी महंगा यहाँ पे, महंगा है तो महंगा खरीदोगे, सस्ता है तो सस्ता खरीदोगे। सस्ता हो जाए तो आप उसकी डिमांड को बढ़ाओगे नहीं, महंगा हो जाए तो उसको घटाओगे नहीं। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आया, जैसे यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया था। इसी तरीके से 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब ये है कि यदि प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में भी 10% चेंज आए। प्राइस के बढ़ने से क्या होता है? डिमांड घटती है, ठीक है। तो अब डिमांड भी उतनी ही घट जाए, जितना ये घटा है उतना ही, डिमांड इतनी बड़ी है तो प्राइस इतनी बड़ी है तो डिमांड को उतना ही हमने कम कर लिया, तो ये कहलाता है इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, ठीक। तो यहाँ पर ये ऐसा बनेगा, बना के देखना है इसको, ठीक। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? ये इसके 5 डिविजन्स है, 5 डिग्रीज हैं। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि प्राइस जो है, मान लीजिए कपड़े जो है, शूज़ पे सेल लग गई, तो सेल लग गई तो मैंने एक खरीदना था, ठीक है। 5000 का एक शूज़ आता है, एक पेयर आता है, मैंने एक खरीदना था, पर मुझे पता चला कि वो जो है 50% डिस्काउंट लगा है, तो अब मैं क्या करूँगी? उसको 3 खरीद लूँगी, ठीक। तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1, ठीक। इसी तरीके से लेस देन 1 कब होगी? लेस देन 1 है, अब ये तो शूज़ का मामला था, हमने ज़्यादा खरीद लिए, अब कई जगहों पे इतना नहीं रिस्पॉन्ड करना होता है, तो लेस देन 1 का मतलब होता है कि नमक पे सेल लग गई या कोई आटे पे सेल लग गई, तो क्या होगा? हम प्राइस तो इतनी बढ़ गई, ठीक है, प्राइस तो इतनी कम हो गई, लेकिन हमने डिमांड सिर्फ इतनी सी ही बढ़ाई है, ठीक। या फ्रूट पे सेल लग जाए तो क्या होगा? हम इतनी थोड़ी डबल थोड़ी ले आएंगे। तो हम ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कम होने की वजह से ये स्टीप होगा। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ज़्यादा आपका ये जो है फ्लैट होगा डिमांड कर्व, ठीक।
अब यहाँ पर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब कि प्राइस में इतना सा भी चेंज आ जाए, 2 पैसे का भी चेंज आ जाए, 50 पैसे का भी चेंज आ जाए, तो डिमांड जो है वो बहुत बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर कैसा होगा, ये इस तरीके का। ये इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई जो है, आप क्या कहेंगे, ये आपने जो है किसी चीज़ को होलसेल में ख़रीदना है, तो मान लीजिए ये होलसेल में मार्कर जो है 20 रुपये 50 पैसे का आता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए ये 21 रुपये का आप बेच रहे हो, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदूंगी जो 20 रुपये 50 पैसे या 75 पैसे पे खरीद रहा है। यानी कि मैंने 1000 मार्कर लेने थे, तो मैं 1000 के 1000 का ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि आपने 50 पैसे बढ़ाए हैं, ठीक है। तो जहाँ थोक का काम करना होता है होलसेल में, तो वहाँ पर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वर्क करती है, इन्फिनिटी वाली, ठीक। तो ये 5 केस है। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं इस पूरी लंबी वीडियो का, तो वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी, यदि तो वो प्रोडक्ट जो है नेसेसिटी है, तो हमने पहले ही कहा कि भाई उस पर बहुत इलास्टिक नहीं होगी उसकी डिमांड। कंफर्ट है, थोड़ी इलास्टिक होगी। यदि लग्जरी है, क्योंकि लग्जरी वो होती है जिसके बगैर आपका बड़े इजीली काम चलता है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। और यदि उसकी कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, उसके बगैर कोई और चीज़ से हम उसका काम चला सकते हैं, तो उस केस में भी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। इनकम यदि आपकी बहुत ज़्यादा है ना, तो भी आपके लिए इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि प्राइस बढ़ गई कि घट गई, आप पूछते ही नहीं हो, पैक कर दो, ठीक। तो प्राइस लेवल है, तो प्राइस लेवल कई चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे कोई 2 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये की चीज़ है, तो वहाँ हम ज़्यादा गौर नहीं करते। यदि 1 आध रुपया बढ़ जाए तो हम बहुत बार्गेनिंग नहीं करते, या हम अपने कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं करते। फिर यदि किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना है, डेली रोज़मर्रा में हमें काम आती है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी होगी। और यदि आप उसको बहुत कभी कभार कोई चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, वो चीज़ महंगी होगी, सस्ती होगी, तो यू डोंट बोदर। इसी तरीके से यदि आपके एक्सपेंडिचर में, आपके खर्चे में वो थोड़ा सा जगह ले रही है, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि बहुत अच्छा खासा लेवल आप उस पर खर्च कर रहे हो, तो आप उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। हैबिट्स है, जिस चीज़ की आदत पड़ जाए, है ना, शराबी को शराब की आदत पड़ गई, सिगरेट वाले को सिगरेट की आदत पड़ गई, तो वो महंगी भी हो जाती है, तो हमें यानी उस व्यक्ति को उसे परचेज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई एम रियली टायर्ड, मैंने पहली बार इतनी लंबी वीडियो बनाई है। यदि आपने अब तक यहाँ तक देख ली, तो हैट्स ऑफ टू यू टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें।